हाथरस कांड को लेकर नोएडा में दिन भर कांग्रेस का सियासी ड्रामा चलता रहा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने काफिले के साथ हाथरस के लिए निकले, लेकिन डीएनडी पर राहुल और प्रियंका अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही मार्च करने लगे। इस दौरान राहुल ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी को आगे जाने से रोका गया, तो पुलिस ने साफ कर दिया कि गाड़ी नहीं रोकी गई थी। राहुल और प्रियंका के यूं पैदल ही चलने पर उनके समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और पुलिस के साथ धक्का मुक्की तक हुई। इस दौरान धक्का मुक्की में राहुल गांधी जमीन पर गिर गए। राहुल गांधी ने पैदल चलने से रोकने पर यूपी पुलिस को आड़े हाथ लिया। अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया है, ठीक है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? ये कौन सा नया कानून है? धक्का मुक्की में गिरने से राहुल को चोट भी आई, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी की हैं। हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने के नाम पर कांग्रेस की पर्यटन पॉलिटिक्स दिन भर जारी रही। यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दिल्ली से हाथरस जाने के लिए निकले, तो पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर उन्हें रोक लिया, जिसके बाद सियासी ड्रामा देखने को मिला। वहीं यूपी में महिला अपराध को लेकर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि यूपी में कानून का राज नहीं है। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे जी। और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस हो। वहीं कांग्रेस के वार पर यूपी सरकार ने पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि हाथरस के बजाय उन्हें राजस्थान के बारा जाना चाहिए। जो भाई और बहन चले हैं दिल्ली से, उनको जाना चाहिए था राजस्थान। राजस्थान तो गए नहीं। हाथरस आज दिन भर सियासत का अखाड़ा बना रहा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित के गांव जाने के लिए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। कार्यकर्ता गांव में घुसने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से प्रदर्शनकारी गांव की सीमा के अंदर घुस नहीं पाए, जिससे प्रदर्शनकारियों की पुलिस टीम के साथ झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बस में भरकर गांव से बाहर ले गई। दरअसल पुलिस ने हाथरस में धारा 144 लागू की है, लेकिन आसपास के जिलों से विपक्षी पार्टी के नेता लगातार हाथरस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पुलिस के रवैये से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम और एसपी की गाड़ी का घेराव किया। डीएम और एसपी जैसे ही गांव के बाहर निकले, वैसे ही प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। काफी देर तक डीएम और एसपी की गाड़ी के बाहर एसपी कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद डीएम और एसपी वहां से आगे जा पाए। हाथरस कांड में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी। आज सुबह एसआईटी ने पीड़ित परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली। एक हफ्ते के भीतर एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। वहीं यूपी प्रशासन ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि एफएसएल की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है और न ही लड़की पर हमले के वक्त उसकी जीभ काटी गई। एक वीडियो भी आया है जो कि स्थानीय पत्रकार लोगों ने दिया था, जिसमें पीड़िता ने स्वयं और उसकी मां ने घटना का पूरा ब्यौरा दिया है। ये वीडियो आज सामने आया है और उस वीडियो में पीड़िता ने अपनी जीभ भी दिखाई है। तो जहां तक जीभ कटने की बात थी या काटने की बात थी, वो सरासर गलत थी। उधर हाथरस केस में दंगा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दंगाइयों की संपत्ति भी जब्त हो सकती है। हाथरस कांड को लेकर बुधवार को हाथरस में जमकर बवाल हुआ था। शाहजहांपुर में टेम्पो और ई रिक्शा चालकों में अवैध वसूली को लेकर आक्रोश बढ़ गया है, जिसके विरोध में सैकड़ों ई रिक्शा चालकों ने सुदामा चौराहे पर अर्धनंग होकर प्रदर्शन किया। अवैध वसूली करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की। मोड़ जो ठेका हुआ है, ये अवैध रूप से ठेका हुआ है। इसका फर्जी ठेका है, इसको ठेकों को बंद कराया जाए। और जो रोडवेज से जो भाग भाग के पर्चियां काटी जा रही हैं, तो जो उनका ठेका है वो अंदर काटें। बाहर जाके पता चला कि वो यहाँ तलक आ जाते पुल पर, और पुल पे आने के बाद वो पहुंच जाते हैं निगोई रोड और कुआया रोड पे।
वो पर्चियां फर्जी काट रहे हैं सब। दरअसल रिक्शा चालक पिछले 1 महीने से अवैध वसूली का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बरेली मोड़ और बस अड्डे पर लगातार गुर्गे रिक्शा चालकों को डरा धमकाकर अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसके विरोध में पिछले 3 दिनों से ई रिक्शा चालक खिरनी बाग मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सुनवाई नहीं होने पर ई रिक्शा चालकों का गुस्सा आज भड़क गया और वो अधनंग होकर सड़कों पर उतर आए। ई रिक्शा चालकों ने कार्रवाई नहीं होने पर अपने प्रदर्शन को जारी रखने का ऐलान किया है। यूपी में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ता आर पार के आंदोलन के मूड में है। गोरखपुर में आशाओं ने सीएमओ ऑफिस के बाहर धरना दिया। 8 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सीएमओ को सौंपा, जिसमें मांगे नहीं माने जाने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई। एक दिन हमारी आशा बहनों को 10 रुपया पड़ रहा है, 10 दिन दवा खिलाने का ये 100 रुपया दे रहे हैं, उस हिसाब से 10 रुपया हमको दे रहे हैं। उधर सिद्धार्थनगर जिले में भी आशाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में आशाएं इकट्ठा हुई और मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। आशा वर्करों का कहना है कि उन्हें वक्त पर मानदेय नहीं मिलता है, जबकि बिना छुट्टी पूरे 30 दिन तक काम कराया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी में हम लोग ने घर घर जाकर काम किया है, मगर काम हमने किया है और अधिकारियों ने नाम लिया है, और ना इनको पीपी किट मिला है, ना सैनिटाइजर दे रहे हैं, ना मास्क देते हैं। आशा वर्करों ने सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया, साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। सीतापुर से निघासन के बीजेपी विधायक एक सड़क हादसे का शिकार होते होते बचे, जहां एक तेज रोडवेज बस से विधायक की गाड़ी की टक्कर होने से बच गई। विधायक शशांक शर्मा अपनी गाड़ी से लखनऊ जा रहे थे, तभी रोडवेज की बस ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दौरान बस विधायक जी की गाड़ी को छूती हुई आगे निकली, जिस पर विधायक ने नेपालपुर चौराहे के पास बस को रुकवाया तो बस ड्राइवर नशे में धुत मिला, जिस पर विधायक ने रोडवेज के एआरएम सहित पुलिस को मौके पर बुला लिया। इस दौरान विधायक ने ड्राइवर को फटकार भी लगाई। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। ये बस जो है अनुबंधित बस थी और मरम्मत के लिए गई हुई थी। मरम्मत के बाद ड्राइवर लेके लौट रहा था और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ड्राइवर जो है नशे में है, मद्यपान किए हुए है। उसको हिरासत में ले लिया गया है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जाएगी। जो इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर बस चालक ने विधायक गुर्गों पर मारपीट का आरोप लगाया है। बलरामपुर में छात्रा के साथ गैंगरेप के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दरिंदे अब सलाखों के पीछे हैं। इन्हें कठोर से कठोर सजा मिले, ये मांग अब हर कहीं उठ रही है। छात्रा अब इस दुनिया में नहीं रही। बताया जा रहा है कि जब छात्रा कॉलेज में एडमिशन फीस जमा करके घर लौट रही थी तो दरिंदों ने छात्रा को अगवा करके उसका गैंगरेप किया। शाम को एक रिक्शा चालक ने छात्रा को बदहाल हालत में उसे घर छोड़ा। बाद में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। तो पता नहीं कहाँ किडनैप की, तब्बे तो ले गए, ओकरे हाथ पैर सब तोड़ दीन, ओके पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारी बच्ची। गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद हंगामा हो गया। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों शाहिद और साहिल को गिरफ्तार किया। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। पीड़िता का भारी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। कानपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर नाबालिग को प्रेम के जाल में फंसाया और फिर उसे धर्म परिवर्तन कर निकाह के लिए दबाव बनाने लगा, जिसका विरोध करने पर नाबालिग के साथ रेप की कोशिश की गई। उधर पुलिस ने लड़की की शिकायत पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसको लेकर पीड़ित गुरुवार को परशुराम सेना के सदस्यों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची। इसका मुकदमा पंजीकृत भी हो चुका है, परंतु गोलू खान उसमें नामजद ही नहीं है और आज तक पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 20 दिन हो चुके हैं, 164 के मजिस्ट्रेट बयान नहीं कराए पीड़िता के। वही अब तक पीड़ित के बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए, इन सवालों पर पुलिस अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। देखिए इसमें जो है ये पहले से जो जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सभी तथ्यों को देखने के पश्चात ही मैं कुछ कह पाऊंगा। अभी सारे तथ्यों की जांच होगी। इस संबंध में सीओ साहब को जांच दी गई है कि क्यों नहीं ऐसा हुआ है। औरैया में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। चारों के घर में शव फंदे से लटके हुए मिले। घटना के वक्त महिला का पति काम पर गया हुआ था। जब शाम को वो घर लौटा तो घर अंदर से बंद था। जैसे तैसे वो घर के अंदर घुसा तो पत्नी और बच्चे फांसी पर लटके हुए थे, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर दी। पति काम से वापस आया है, तब उसने देखा कि दरवाजा बंद है।
अपने पड़ोसी के घर से अंदर घुसा है, तब ये चीज़ पता चली है। जो प्राइमा फेसी कारण अभी तक प्रकाश में आ रहा वो ये है कि कुछ गृह कलेश चल रहा था। पूर्व में एक मुकदमा भी हुआ था, लेकिन फिर सुलह समझौता होने के साथ ही दोनों पक्ष एक साथ रहने लग गए थे। मरने वालों में एक बच्ची महज 25 दिन की भी थी। घटना बिदियापुर थाना इलाके के सेहुद गांव की है। फिलहाल पुलिस पति इस घटना को आत्महत्या मानकर चल रहे हैं, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और महिला के पति से भी पूछताछ लगातार जारी है, जिससे घटना की सच्चाई सामने आ सके। में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्कूल फीस माफी को लेकर आंदोलन किया। साथ ही 1,20,000 अभिभावकों के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन भी डीएम को सौंपा, जिसमें कोरोना काल के दौरान स्कूलों पर फीस माफ करने का दबाव बनाने की मांग प्रशासन से की गई है। कोरोना काल में आर्थिक समस्याएं उपजी हैं, विद्यालय बंद हैं, हर आम आदमी की आमदनी घटी है, क्लास नहीं हो रहे हैं तो फीस लेने का औचित्य क्या? विद्यालय एक सामाजिक संस्था होता है। जब हम बाइलाज पास कराते हैं तो कहीं नहीं लिख के देते हैं कि विद्यालय धन कमाने का एक साधन है। फीस माफी आंदोलन के दौरान भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां गेट पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बाद में पुलिस ने 5 लोगों के डेलीगेशन को डीएम से मिलने भेजा। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जन समर्थन हासिल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें फीस माफी को लेकर गांव और शहरी इलाकों के अभिभावकों से साइन कराए गए। कानपुर के चौबेपुर में 2 और 3 जुलाई के दरमियान रात हुए बिकरू कांड को लेकर चौबेपुर पुलिस ने कानपुर देहात कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पूरे मामले में करीब 1800 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई है, जिसमें 36 आरोपी बनाए गए हैं। फिलहाल अधिकांश आरोपी जेल में बंद हैं, हालांकि कुछ अभी भी फरार चल रहे हैं। दिल दहलाने वाले बिकरू कांड में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। 2/3 जुलाई को खूनी खेल खेला गया था और विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। हालांकि विकास दुबे मारा गया और उसके साथ कई गुर्गे उसके मारे गए और कई सलाखों पीछे रहे। उसमें पुलिस के 2 उपनिरीक्षकों की भूमिका भी संदिग्ध मानी गई, जिस पर पुलिस ने जांच की और इसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सरकार के निर्देश पर आज ये चार्जशीट दाखिल हो गई। अब देखना ये होगा कि न्यायालय इस पे अपना क्या फैसला सुनाता है। सीओ बिल्हौर और एसपी चौबेपुर ने गुरुवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने कई ग्रामीणों को सरकारी गवाह भी बनाया।